चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो कौन कौन सी इस्टेब्लिशमेंट को ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है? क्या हर कंपनी को खुलते ही पीएफ में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है? नहीं, हर कंपनी, फैक्ट्री, वैसे ईपीएफ और ईएसआई की भाषा में उसे इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, है ना। हर वो इस्टेब्लिशमेंट जिसके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉई एक्सीड्स 20, हर फैक्ट्री को, माइनिंग वालों को, ऑयल सेक्शन वाली कंपनियों को और कंपनियों को जिनके पास किसी भी दिन, एनी डे इन द प्रीवियस ईयर, किसी भी साल में एक दिन भी उनके पास 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए तो उन्हें पीएफ में एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी कंपनी में 20 से कम एम्प्लॉय हैं तो आप पीएफ के लिए बाउंड नहीं हो, लेकिन अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए, 21 एम्प्लॉय, एक दिन भी आपके अटेंडेंस रजिस्टर में 21 एम्प्लॉय थे तो आपको ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। जब ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा तो फिर ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा भी करना पड़ेगा, पीएफ भी जमा करना पड़ेगा लोगों को काट के। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि ईपीएफ का एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब उसके पास किसी फैक्ट्री में, किसी इस्टेब्लिशमेंट में, किसी कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, माइनिंग में, ऑयल एक्सट्रैक्शन वाली कंपनियों में या किसी फैक्ट्री में एक दिन भी 20 से ज़्यादा उसके पेरोल पे हो गए एम्प्लॉय, उसके सैलरी रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय का अटेंडेंस आ गया तो फिर उसे पीएफ नंबर अप्लाई करना पड़ जाएगा। तो मिनिमम नंबर 20 होते हैं। ठीक है, अगर 20 से कम है तो आपको पीएफ की अप्लाई करनी चाहिए, चाहे फिर बेसिक सैलरी सारी, चाहे सब के सब बेसिक सैलरी वाले 15,000 रुपये वाले हों। जितने भी एम्प्लॉई हैं सबकी बेसिक सैलरी 10,000, 12,000, 15,000। और एम्प्लॉई कितने हैं? 3 ही एम्प्लॉई हैं। क्या ये लेबर डिपार्टमेंट में जाके कह सकते हैं मेरा पीएफ नहीं कट रहा? एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में ये 3 एम्प्लॉई काम करते हैं, ये 3 एम्प्लॉई हैं। ठीक है, और किसी की सैलरी, बेसिक सैलरी 10,000 है, किसी की बेसिक सैलरी 12,000 है और किसी की बेसिक सैलरी 15,000 है। क्या ये लेबर डिपार्टमेंट में जाके कह सकते हैं मेरी सैलरी पे पीएफ नहीं काट रहे हो आप? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? 20 कंपनी पे एम्प्लॉय 20 से कम है और कंपनी इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड देमसेल्फ अंडर द ईपीएफओ एक्ट। कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं बनती है ईपीएफओ में अपने आप को रजिस्टर्ड कराने की। तो जब कंपनी की ईपीएफओ में रजिस्टर्ड करने की जिम्मेदारी नहीं बनती तो कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है। जब उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ईपीएफओ में कैसे काम करेगा, है ना। अगर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या मैं किसी से बिल पे जीएसटी चार्ज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जीएसटी नंबर नहीं है, बिल चार्ज ही नहीं कर सकता। तो ऐसे ही सेम है। तो ईपीएफओ के हाँ, इसके पास टोटल 23 एम्प्लॉय हैं जिनमें से इन 3 का पीएफ नहीं कट रहा। अब हाँ जी, अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 23 हो गए और उनमें से 3 लोगों का पीएफ नहीं कट रहा तो अब ये जा सकते हैं? अब जा सकते हैं, अब जा सकते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर की फोटोकॉपी लेके जाएंगे और कहेंगे देखो इस कंपनी में 23 एम्प्लॉय हैं, आज तक पीएफ नंबर नहीं ले रखा और ये हमारा पीएफ भी नहीं काट रहे हैं, तो कंपनी ट्रबल में आ जाएगी। तो इसलिए कई कंपनियां क्या करती हैं, अपने ही एक ही अंडर द रूफ 2-3 कंपनियां क्रिएट कर लेती हैं। तो कुछ एम्प्लॉय उस कंपनी में, कुछ एम्प्लॉय इस कंपनी में, कुछ एम्प्लॉय अलग अलग कंपनियों में एम्प्लॉय को एनरोल करते हैं। मान लीजिए 40-50 एम्प्लॉय चाहिए तो सब में 15-15 एम्प्लॉय, 16-16 एम्प्लॉय कर लेंगे, है ना। 18-18 एम्प्लॉय सब में कर लिए तो भी 54 एम्प्लॉय से काम चल जाएगा तुम्हारा और किसी में भी पीएफ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि इससे पीएफ का झमेला ना पड़े तो उसके लिए वो क्या करते हैं, 2-3 कंपनियां पैरेलली खोल लेते हैं और कुछ एम्प्लॉय एक कंपनी में, कुछ कंपनी बी में, कुछ एम्प्लॉय का एनरोलमेंट कंपनी सी में कर लेते हैं। ऐसा भी कर लेते हैं। या कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं, कुछ एम्प्लॉय की सैलरी कैश देती हैं, उनका पेरोल में नाम ही नहीं डालते, वो उनकी सैलरी कैश देते हैं तो उनका खर्चा किसी और नाम से बुक कर लेते हैं। वो तो सब इलीगल काम है, जुगाड़ है, वो कभी भी प्रैक्टिस में अलाउ नहीं होने चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय चला गया डिपार्टमेंट, देखो जी मैं काम करता हूँ, मेरे आने जाने का टाइम नोट हो रहा है, वहाँ पे देखो रजिस्टर पड़ा है, वहाँ साइन होते हैं, लेकिन मेरे को सैलरी या कैश दे रहे हैं, मेरा पीएफ एसआई नहीं काट रहे हैं, तो कंपनी ट्रबल में आ जाएगी, है ना। तो वो काम नहीं करने चाहिए, दैट प्रैक्टिस शुड नॉट बी। लेकिन क्योंकि इलीगल तो इलीगल ही है, 10 साल बाद भी पकड़ा गया तो पकड़ा ही जाएगा ना, फिर वो आगे पीछे की सारी बखियाँ उधड़ जाएंगी। तो ये कहानी तो यहाँ तक थी ईपीएफ की। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी हमने? ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ESIC।
तो ESIC आपको क्यों क्या बेनिफिट देती है? मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हो आप ESI के हॉस्पिटल और ESI की डिस्पेंसरी से। आप अपनी फैमिली एम्प्लॉय अपनी और अपनी फैमिली का अनलिमिटेड अमाउंट इलाज और अनलिमिटेड पीरियड तक, अनलिमिटेड अमाउंट और अनलिमिटेड पीरियड तक ट्रीटमेंट चल सकता है। और उसमें कोई इलाज बीमारी का छोटा या बड़ा होना जरूरी नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी नहीं है। अगर एम्प्लॉय को या किसी भी मेंबर को लगता है कि मुझे मेडिकल की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, तो वो ESI के हॉस्पिटल में ESI की नियरेस्ट डिस्पेंसरी में जाके अपना कार्ड दिखाएगा, अपने चेकअप करा के अपनी दवाइयाँ लेके आ सकता है। अमाउंट भी मैटर नहीं करता, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है ये ग्रॉस सैलरी पे काउंट करता है ना। ग्रॉस सैलरी अप टू ₹21,000, 21,000 रुपये तक की ग्रॉस सैलरी पे आपको ESI कटेगा। और कितना कटेगा, इसमें भी दोनों पोर्शन होते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का शेयर जाता है। इसका शेयर जाता है 0.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी। फ्री ट्रीटमेंट मिलता है क्या चीज़? हाँ बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट, बिल्कुल। बस आपकी तनख्वाह से पैसे कटने चाहिए ना। आप यू और एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली मस्ट बी अ ESI मेंबर। तो ESI की अगर मेंबरशिप है तो ये एम्प्लॉई का 75 पैसे, मतलब 100 रुपये में से 75 पैसे कटेंगे और एम्प्लॉयर के ₹3.25 डालने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को अपनी जेब से, ठीक है। तो 0.75% एम्प्लॉई का, 3.25% एम्प्लॉयर का। तो अब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 4% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। 2019 तक ये 6.5% था, 2019 में आके सरकार ने कंट्रीब्यूशन कम कर दिया। ये ग्रॉस सैलरी पर है, ग्रॉस अर्न सैलरी पर है। अगर आपकी सैलरी, आप ESI की मेंबरशिप है आपके पास और आपकी ग्रॉस सैलरी 40,000 आई है, तो ESI 21,000 पे नहीं कटेगा, 40 पे ही कटेगा। ESI में PF जैसी सीलिंग नहीं है। जैसे PF क्या है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 40,000 है और कंपनी आपको PF देना चाहती है तो भी कितने पे कंट्रीब्यूशन डालेगी? 15,000 पे। कंपनी 15,000 पे डालेगी PF में। ESI में ऐसी कहानी नहीं है। ESI में जो एक्चुअल अर्न सैलरी आएगी, मैं अर्न सैलरी में क्यों लिख रहा हूँ दोनों केस में, ESI और PF में। मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ टोटल, ये टोटल सैलरी आपकी है ना, 20,000 रुपये पर मंथ टोटल सैलरी है। तो आप ESI तो कटेगा आपका, 20,000 है, 21,000 से कम है, अप टू 21,000 है ना, तो 21,000 से नीचे वालों का सबका ESI कटेगा। आपकी सैलरी है 20,000 रुपये और आप इस महीने में आए हो केवल 15 दिन, तो सैलरी कितनी बनेगी? अर्न सैलरी कितनी आएगी आपके पास? आपकी 20,000 रुपये महीने की सैलरी थी, आप 15 दिन की प्रेजेंट हो, बाकी दिन की तनख्वाह कटेगी, तो 15 दिन की जो आधी तनख्वाह मिलेगी वो कितनी बनी? 10,000। तो आप ESI कितने पे कटेगा? 20,000 पे, 10,000 पे? 10 पे। अर्न सैलरी कितनी है वो देखो, अर्न सैलरी लिखा है, ग्रॉस अर्न सैलरी। कितनी सैलरी कमाई इस महीने आपने? 10,000। नहीं तो देखो गवर्नमेंट क्या है, देखो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि एम्प्लॉय को बेनिफिट दो तो सब कुछ एम्प्लॉय को दे दो। फिर तो कोई एम्प्लॉय अगर महीने में एक दिन भी आ गया और वो PF का मेंबर होगा तो 15,000 पे 1,800 रुपये तो ले ही जाएगा हमेशा। वो कहेगा मैं एक दिन भी ना हूँ, 1,800 रुपये तो मेरे अकाउंट में जमा होंगे ही होंगे, प्लस ये ESI का कंट्रीब्यूशन भी जाएगा। चलो ESI के कंट्रीब्यूशन से तो किसको कुछ मिलना नहीं है ना, वो मेंबर तो है ही। अगर पूरे महीने एब्सेंट भी रहा, तनख्वाह नहीं भी मिली, उसका लिस्ट में नाम तो जाएगा, मेंबर तो है ही। लेकिन PF तो उसे 1,800 रुपये का मिल जाएगा फ्री का। तो इसलिए जो PF और ESI का कंट्रीब्यूशन है, सीलिंग लगी हुई है 15,000 से और 21,000 की लिमिट की। उन लोगों को तो शामिल करना है आपने। जब उन्हें शामिल कर लोगे तो कंट्रीब्यूशन उतने दिन की तनख्वाह पे डालना जितनी तनख्वाह उन्होंने काम करा है, जितना उनकी तनख्वाह बनी है। इसकी तनख्वाह बनी, अर्न सैलरी कितनी है, अर्न का मतलब कितने कमाए हैं। बनती तो 20,000 थी, आया ये 15 दिन है, तो तनख्वाह कितनी बनी? 10,000। तो ESI कितने पे कटेगा? 10,000 पे। ये बात क्लियर है? PM में भी यही है, अर्न सैलरी पे कटता है, हमेशा अर्न सैलरी पे कटता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर कोई एम्प्लॉई PF का मेंबर है और वो महीने में एक दिन आया, एक दिन आने में उसका अगर पूरे 15,000 पे PF कटना होगा तो 15,000 का 12% 1,800 रुपये होता है। एक दिन के ऑफिस आए और 1,800 रुपये का PF में जमा हो जाएंगे उसके, तो उसके तो मजे आ जाएंगे। तो फिर एम्प्लॉई तो छुट्टी करेगा, तो उसे अगर आप छुट्टी करता है तो उसे दो नुकसान है। जो तनख्वाह कटेगी, ESI PF का कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा उसका। ESI के कंट्रीब्यूशन से एम्प्लॉय को डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं, लेकिन PF के कंट्रीब्यूशन तो डायरेक्टली नुकसान है, उसका भी कम कटेगा और कंपनी भी कम डालेगी। ऐसा नहीं कंपनी उसके फिर एक दिन के तनख्वाह बनी 400 रुपये, तो उसके 1,800 काट कहाँ से लेगी, तो उसका भी कम कटेगा। 400 रुपये का, मान लीजिए 400 रुपये एक दिन की तनख्वाह बनी,
तो 400 रुपये का 12% कंपनी डालेगी और 400 का 12% उसका काट के डालेंगे, 48 रुपये जमा होंगे उसके, 1800 जमा नहीं होंगे। तो अगर मतलब गवर्नमेंट लोगों को लेजी भी नहीं बनाना चाहती कि एम्प्लॉय आए ना छोड़ यार कुछ नहीं होगा, 1800 जमा हो जाएंगे, देखी जाएगी, आज नहीं जाते हैं। तो इतनी 52 डिग्री टेम्परेचर 49 डिग्री टेम्परेचर लोग घर से इसीलिए निकल के आ रहे हैं ना। तो अब यही है, कुछ ना कोई तो ड्राइविंग फोर्स काम कर ही रही है। तो हमेशा कंट्रीब्यूशन अर्न सैलरी पर आएगा, ग्रॉस सैलरी तो मेंबरशिप बनाने के लिए है। कौन मेंबर, अगर मान लीजिए इस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी 35,000 रुपये, क्या ये अपनी कंपनी को बोल सकता है मेरे को ESI की मेंबरशिप दो, नहीं तो मैं लेबर डिपार्टमेंट जा रहा हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, जो हमने कल पढ़ा था ना, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बिल्कुल। ग्रॉस का मतलब टोटल सैलरी जिसमें अलाउंसेज भी मिले हैं। हालांकि मई 2021 में एक सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डिसाइड हुआ है, उस कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि ESI की कंट्रीब्यूशन, ESI काटने के लिए आप कन्वेंस अलाउंस पे ESI नहीं काटोगे। एक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया होगा, उस केस की मेरिट पे डिसाइड हुआ है कि एम्प्लॉयर को कन्वेंस अलाउंस पे ESI नहीं काटना चाहिए। उसमें एक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, मई 2021 में डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें एक्ट में अभी तक ESI वालों ने कोई चेंज नहीं करा। तो उसमें अभी भी जितने अलाउंसेज हैं, बहुत सारे अलाउंस उसके अंदर इंक्लूड होकर टोटल भी ESI पे काट लेते हैं। वो एक पर्टिकुलर केस गया था। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन दे दे और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई नया कानून न बनाए या कानून में कोई चेंजेस ना करे, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इटसेल्फ अ कानून है ना, वो अपने आप में कानून होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे देती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट कोई चेंज ना करे या कंसर्न डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट कोई चेंजेस ना करे, उसे एज इट इज डिसीजन को पड़ा रहने देता है, इट मीन्स अब वो नया कानून है। लेकिन ESI के केस में ऐसा मार्केट में कोई दिख नहीं रहा है। और पहले के जो अपॉइंटमेंट लेटर होते थे वहाँ पे कन्वेंस अलाउंस मिला करता था, अब के अपॉइंटमेंट लेटर में कन्वेंस अलाउंस मिलता नहीं है। रीजन क्या है कि पहले कन्वेंस अलाउंस पे 1600 रुपये पर मंथ, 19,200 रुपये की इनकम टैक्स की छूट मिलती थी साल की, जो अब बंद हो गई है। तो अब एम्प्लॉयर अपॉइंटमेंट लेटर में कन्वेंस अलाउंस लिख के ही नहीं देता। पहले एम्प्लॉयर लिख के देता था बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड अदर अलाउंस। तो अब अदर अलाउंस लिखा ही नहीं मिलेगा। 99% एम्प्लॉय केसेस में कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। हाँ, कोई फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉई होंगे, स्पेशली एबल्ड जो एम्प्लॉई होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट लेटर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको आज भी 3200 रुपये पर मंथ इनकम टैक्स की छूट मिलती है कन्वेंस अलाउंस की, उनके अपॉइंटमेंट लेटर में मिल सकता है, बाकी किसी के अपॉइंटमेंट में नहीं मिलेगा। अगर किसी के अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ मिल रहा है तो पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं। पहले कन्वेंस अलाउंस देने का मतलब ये होता था कि आपको 19,200 रुपये साल में टैक्स की टैक्सेबल इनकम कम हो जाती थी आपकी। तो अब वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, तो कन्वेंस अलाउंस कोई लिखता नहीं है। लेकिन अगर कहीं लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से उस पर ESI नहीं काटना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। सबका एक सिंपल सिद्धांत है, ग्रॉस टोटल देखना है, उसके अंदर कौन कौन से अलाउंसेज है कुछ नहीं देखते, सब पे ESI काट के जमा कराते हैं, बात खत्म। तो ये ESI का है। और ESI की मेंबरशिप कब चाहिए होती है? जब आपके यहाँ पेरोल पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाएं इन एनी डे इन द प्रीवियस ईयर। अगर किसी भी साल के किसी भी दिन आपके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए तो आपको अगले महीने ESI लेना है, अगले साल नहीं लेना ESI और PF का रीजन। जिस दिन मेंबर बढ़ जाएंगे उसके तुरंत बाद ESI अप्लाई करना है, विद इन अ मंथ अप्लाई करना है ESI आपको, ESI भी PF का रजिस्ट्रेशन भी। जैसे हमने TDS में पढ़ा था, इंडिविजुअल और HUF को TDS कब तक नहीं काटना? जब तक उनकी टर्नओवर 1 करोड़ नहीं होती। जिस फाइनेंशियल में उनकी, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल भी करा था, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 चालू हो गया है, ठीक है। मई आते आते तक उसकी टर्नओवर हो गई 2 करोड़ रुपए। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल की टर्नओवर हो गई 2 करोड़ रुपए। अब उसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ESI TDS नंबर लेना नहीं लेना? नहीं लेना। कब लेना? सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में। इन द प्रीवियस ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर इन द प्रीवियस ईयर इन विच टर्नओवर लिमिट एक्सीडेड, उस प्रीवियस ईयर के बाद सब्सिक्वेंट ईयर में लेना है जिसमें टर्नओवर क्रॉस हुई थी। तो टर्नओवर आपकी यहाँ क्रॉस हुई तो TDS नंबर आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जाके अप्लाई करना है। लेकिन ESI PF पे ये वाला रूल नहीं लगा देना, वहाँ सबके अलग अलग है। अगर आपके पास मई में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए तो अब आपको जून के महीने में पहले ESI PF अप्लाई करना पड़ेगा। PF नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, ESI पड़ेगा, क्योंकि PF के लिए 20 की लिमिट है और ESI के लिए 10 एम्प्लॉय की लिमिट है।
तो ESI कब अप्लाई करना? इन एनी डे। अगर आपके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय आ गए, एक दिन भी 11 एम्प्लॉय हो गए, चाहे दूसरे दिन 11वां एम्प्लॉय छोड़ के चला गया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पेरोल में 11 दिन आ गए ना, अब आपको 11 एम्प्लॉय हो गया तो ESI नंबर लेना था। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सीडिंग 10, आपको ये ESI में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए। सर ये EPF और ESIC का सर जितना भी अमाउंट होता है कलेक्टेड, वो सर कहाँ पे जाता है? बैंक अकाउंट में जाता है सर अलग से? बैंक के थ्रू इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के बैंकों में जाता है। इन्होंने अपने ट्रेजरी अकाउंट दिए होते हैं ना मैं सभी एम्प्लॉयर को, इनकी वेबसाइट में पेमेंट लिंक होते हैं। तो एम्प्लॉयर पैसा उठा के ESI का पैसा एम्प्लॉयर ESI के ट्रेजरी अकाउंट में जमा कर देता है, PF का पैसा PF के ट्रेजरी अकाउंट में जमा करा देता है। तो सर हर एम्प्लॉय का अलग अलग होता होगा? हर एम्प्लॉयर को देखो दो स्टेज हैं। पहले एक एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, EPF में भी ESI में भी ये एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। फिर इसके अंदर एम्प्लॉय को मेंबरशिप मिलेगी, हाँ वो मेंबरशिप नंबर कहते हैं उसे। PF में भी ESI में भी दोनों होता है ऐसा, मेंबरशिप नंबर मिलता है इनको दोनों में, ESI और PF दोनों में। तो एम्प्लॉयर के रजिस्ट्रेशन से एम्प्लॉयर से कोई कम्युनिकेशन करना हो तो एम्प्लॉयर को मैसेज भेजना है, मतलब कोई नोटिस भेजना है, कोई ऑर्डर भेजना है, तुमने PF जमा नहीं करा, तुम्हारा एम्प्लॉय कंप्लेंट करना है, तुमने क्यों नहीं कंप्लाइंस कर रखे, तो वो उस मेंबरशिप नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा। कोई एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन करना है तो एम्प्लॉय के मेंबरशिप नंबर के साथ होता है। जो एम्प्लॉय का मेंबरशिप होता है उसके अंदर ये एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी इंक्लूडेड होता है। हालांकि आजकल EPF में UAN नंबर हो गया है, यूनिक अकाउंट नंबर, विच इज एसोसिएटेड विद आधार नंबर। अब पहले क्या हो रहा था कि आपने कंपनी A को छोड़ा और कंपनी A से छोड़ के कंपनी B में चले गए, तो कंपनी A से छोड़ के गए तो कंपनी A का एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग, कंपनी A में उसका एम्प्लॉय का मेंबरशिप नंबर अलग। जब कंपनी B में आओगे तो ये पैसा यहाँ ट्रांसफ़र कराने के लिए फॉर्म भर के ट्रांसफ़र होता था, जिसमें कई बार दिक्कत होती थी, कभी फॉर्म खो गया, कभी कुछ हो गया। तो कई एम्प्लॉय क्या करता था, परेशान होने से बचने के, क्योंकि उन दिनों तमाम में सब कुछ मैनुअल होता था, डिपार्टमेंट के चक्कर काट के आने पड़ते थे, और प्लस पुराने एम्प्लॉयर से साइन करा के लाना पड़ता था, मेरा पैसा यहाँ ट्रांसफ़र करना है। मैं पुराने एम्प्लॉयर था, वो सर्टिफाई करेगा हाँ ये मेरा एम्प्लॉय भी था। तो होता क्या था कि कई बार ट्रांसफ़र हो पाता था, कई बार नहीं होता था। तो एम्प्लॉय क्या करते थे, 45 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, 45 दिन के बाद अपना पुरानी कंपनी का PF निकाल लेते थे। कौन ट्रांसफ़र का झमेला डाले, है ना। तो पुरानी कंपनी का PF निकाल लेते थे, नई कंपनी में दोबारा चालू करा लेते थे। 45 दिन का कूलिंग मतलब स्टे पीरियड होता है, 45 दिन से पहले विड्रॉ नहीं होता था। लेकिन जब से UAN नंबर आया, हालांकि ये 2 नंबर आज भी मिल रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड इस UAN नंबर पे हंटिंग है, इस पे हंटेड है। तो अब एम्प्लॉयर कहीं कोई एम्प्लॉय कितनी भी कंपनी बदल ले, साल में 12 कंपनी बदल ले, हर कंपनी को अपना UAN नंबर देगा, उसका पुराना PF यहाँ मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब एम्प्लॉयर का मेंबरशिप नंबर, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन नंबर और एम्प्लॉय का पुराना मेंबरशिप नंबर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इस एम्प्लॉय के लिए, वो इस UAN नंबर से अटैच हो गया, दैट इज जनरेटेड बाय यूजिंग आधार कार्ड। तो आधार कार्ड तो सबका एक ही है ना। तो आधार कार्ड से जनरेट लिंक हो जाता है UAN नंबर। अब आप नए एम्प्लॉयर के पास जाओगे तो UAN नंबर दे दो, पुराना रिकॉर्ड यहाँ अपने आप मर्ज हो जाएगा। अब आपको कोई समस्या नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का कुछ तो फ़ायदा होता ही है। अब देखो, अब मैंने आपको अभी तक जो बात बताई वो एक्ट की बात थी, है ना। EPF में बेसिक सैलरी ध्यान रखते हैं 15,000 या उससे कम होनी चाहिए, ESI में ग्रॉस सैलरी रखते हैं 21,000 या उससे कम होनी चाहिए। लेकिन अगर ज़िंदगी इतनी आसान हो तो फिर ज़िंदगी क्या, है ना। कॉम्प्लिकेशन तो होनी चाहिए, आसान तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बोर हो जाएगा आदमी। अब होता क्या है, मैंने जैसे आपको बोला, एक एम्प्लॉय आया इंटरव्यू देने, उसकी बेसिक सैलरी डिसाइड हुई 25,000, बेसिक सैलरी डिसाइड हो गई 25,000, HRA डिसाइड हुआ 15,000 और अदर अलाउंस डिसाइड हुए 10,000। तो इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई 50,000। अब इसको क्या ESI और PF की कवरेज के लिए ये लीगली कंपनी को बाउंड कर सकता है, लीगली कंपनी को कह सकता है मेरा ESI PF दोनों में मेंबरशिप दो, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। लेकिन इसने इंटरव्यू टेबल पे नेगोशिएट कर लिया, भाई मेरे को अगर ESI PF की कवरेज दोगे तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूँगा, नहीं तो मैं अपने घर में खुश हूँ, जहाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ खुश हूँ। और कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए तो क्या करेगी कंपनी, हाँ भाई तू ले ले, यही तो करेगी, चलो ले लो यार, काम का एम्प्लॉई है,
वैल्यूएबल एम्प्लॉई है, छोड़ो ईएसआई पीएफ के थोड़े से लालच के चक्कर में एम्प्लॉई मत खो। होता है मार्केट में, नेगोशिएशन होती है। ये सारी नेगोशिएशन डिपेंड करती है आपकी नॉलेज पे और आप इंटरव्यू टेबल पे कितना बोल पाते हो। इंटरव्यू टेबल पे कितना बोल पाओगे वही नेगोशिएशन होती है, उसके बाद नहीं होगी। आपने 50,000 पे ज्वाइन कर लिया, अगले महीने बोलो मेरा पीएफ ईएसआई नहीं दे रहे तो मैं जा रहा हूँ, कहेंगे चले जा चले जा। क्यों? क्योंकि उन्हें 1 महीने में तुम्हारे काम करने का तरीका भी पता लग जाएगा, है ना। तो इसलिए इंटरव्यू टेबल पे चीज़ें होती हैं। देखो एक बार एम्प्लॉयर को पता होता है ना, अभी पुरानी कंपनी छोड़ के आ गया तो वापस जाने के रास्ते तो बंद कराया मैं, है ना। तो अब कंपनी को पता है ये वापस जा नहीं सकता, नई कंपनी ढूंढेगा तो कौन सा मार्केट में रोज जॉब मिल रही है। ऐसा कोई हमारे ऑफिस के बाहर इसी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर लेके खड़े हैं, ये कोई सा भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसे भी तो दोबारा 2-4-6 महीने धक्के खाने पड़ेंगे। तो अगर 4-6 महीने धक्के खाने पड़ेंगे, 4-6 महीने के लिए तो मेरे पास है, अब ये कहीं जाएगा नहीं। और जो आदमी 4-6 महीने रुक गया फिर आगे भी रुक ही जाता है ना। अगर कंपनी का इंटरनल एटमॉस्फेयर ठीक हो तो फिर रुक जाता है। और फिर दूसरी बात, आप एक कमिटमेंट वाली बात होती है। जब इंटरव्यू हो रहा था, जब एम्प्लॉयर ने आपसे सैलरी पूछी तब आपने उनसे कोई कंडीशन नहीं रखी, तो अब आप उसके बाद कैसे कर सकते हो? उस टाइम जब बात क्लियर नहीं करी तो उस टाइम सब आप सोच हाइपोथेटिकली सोचते हैं ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा वो भी मिलेगा, और आपने बात करी नहीं, तो फिर बाद में नहीं मिलेगा तो आप बोल भी नहीं सकते हो। तो इसलिए इंटरव्यू टेबल पे क्लियर हो गया, उसने बोला मेरे को पीएफ भी चाहिए और मेरे को ईएसआई भी चाहिए। अब इसका ईपीएफ भी कटेगा और ईएसआई भी कटेगा। अब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्यों? जब अगर मान लीजिए 15,000 और 21,000 वाली कंडीशन होती तो हम टैली में एक कंडीशन लगा के आ जाते हैं भाई, जिसकी भी सैलरी 15,000 से कम है उसे काट दिया, जिसकी 21,000 से ग्रॉस कम है उसकी ऐसे ही काट दियो। लेकिन अब टैली यहाँ पर रख के क्या करेगा, जब इसका पेरोल लिखेंगे तो पेरोल में बेसिक सैलरी कितनी लिखेंगे हम? 25 लिखेंगे ना। लेकिन हम टैली को बता के कितने हैं कि 15,000 पे काटियो, तो इसमें तो काटेगा नहीं। अगर काट भी देगा तो कितने में काट देगा वो? 25,000 पे काट देगा, लेकिन काटना तो 15 पे उसने। तो इसको फिर हमें एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय चेंज करना पड़ता है। इसका ईएसआई भी काटना है। अब ईएसआई 21,000 से कम कटना चाहिए था, इसकी सैलरी तो 50,000 है, लेकिन कंपनी दे रही है ईएसआई। अब कंपनी दे रही है तो मैं कंपनी को ये को कह सकता हूँ सर इसको ईएसआई पीएफ मत देना, मेरे को टैली में पता नहीं क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। ऐसा होगा? कंपनी अकाउंटेंट चेंज कर देगी? ध्यान रख लेना, कंपनी अकाउंटेंट चेंज कर देगी तो आपको ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो टैली में अब आपको, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कंसेप्ट अगर याद होगा तो आप पेरोल शीट एक्सेल में भी बना पाओगे, पेरोल शीट टैली में भी बना पाओगे। तो आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि अपर लिमिट क्या है और उसके बाहर निकल जाए तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। अब जब इसका ईएसआई कटेगा तो कितने पे कटेगा? इसका ईएसआई कितने पे कटेगा? परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूँ, कितने अमाउंट पे कटेगा? 21,000 पर। कि पीएफ 15,000 से ज़्यादा की बेसिक पे एम्प्लॉयर डालेगा ही नहीं, एम्प्लॉयर की लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं। अगर एम्प्लॉय चाहे 25,000 पे कटाए 50,000 पे कटाए, वो एम्प्लॉय अलग से लिख के देगा वो कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेरा ज़्यादा काट दो, है ना। वो एम्प्लॉय की सिरदर्दी है। लेकिन एम्प्लॉयर को किसी भी सूरत में 15,000 से ज़्यादा के ऊपर पीएफ काटने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। बेसिक की सैलरी 1,25,000 है तो क्या फ़र्क पड़ता है? 1,25,000 भी सैलरी हो जाएगी तो भी पीएफ कितने पे कटेगा? 15,000 पे। क्लियर हो गया? इसकी सैलरी पे 15,000 पे कटेगा। कंपनी कितने पे डालेगी? कंपनी को भी तो डालना है। कंपनी कितने पे डालेगी? कंपनी भी 15 पे डालेगी, कंपनी भी 15 पे, एम्प्लॉय का भी 15 पे, यानी कि 1,800 रुपये दोनों के हिसाब से जाएंगे। 1,800 एम्प्लॉय की, इसकी तनख्वाह में से 1,800 कम हो जाएंगे पीएफ के नाम पे, और 1,800 रुपये कंपनी अलग से देगी। ये बात क्लियर हो गई? और ईएसआई की लिमिट कितनी है? 21,000। तो कितने पे कटेगा ईएसआई? हाँ, हम तो कह रहे हैं R&D 50 ही है, पूरे महीने काम करा इस बेचारे ने। 50 ईएसआई कितने पे कटेगा? 21,000 पे कटेगा, 50 पे 21,000 पे कटेगा। बिल्कुल सही बच्चे। कौन है 21,000 वाला? अंबिका, गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने बोला था ईएसआई में पीएफ वाला कंसेप्ट नहीं लगता, ईएसआई रुकता नहीं है पीएफ की तरह, जो ग्रॉस आएगी उसी पे कटेगा। ये होता है जब क्लास में नहीं बोलने का नुकसान। अच्छा चलो, अब मैं ये सैलरी यहाँ पर कितनी है? 25, 15, 10 ना। अभी एक्सेल में चल रहे हैं, वही बताएंगे आपको, चिंता मत करो।